नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 9 अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। तो ये जो है अर्थशास्त्र की जो है पुस्तक है, उसके संदर्भ में हम तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो निर्धनता भारत के परिप्रेक्ष्य में बताई गई है, इसके कारणों की विवेचना की गई है और इन पर जो है विस्तृत चर्चा भी की गई है। तो चलिए देखते हैं। भारत के संदर्भ में जो है बताया गया है कि देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। तो ये जो निर्धनता है, इसको जो है आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से है। यहाँ पर एक डेटा के संदर्भ में बातें कही गई हैं कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते थे। तो निर्धनता से यहाँ क्या मतलब है, निर्धनता से किन चीज़ों के संदर्भ में बातें की गई हैं। तो इसका अर्थ जो है भूमिहीनता यानी भूमि का ना होना, बेरोजगारी, परिवार का आकार यदि विस्तृत है, उस संदर्भ में यदि अगर आय नहीं हो पा रहा है तो वो भी निर्धनता के परिप्रेक्ष्य में ली जाती है। निरक्षरता यानी कि जो है लिटरेसी, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, बाल श्रम या असहायता, तो ये सभी जो है निर्धनता से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि निर्धनता का अर्थ क्या लगाया जाए। तो सामान्यतः हम जो है लेते हैं कि जिनके पास जो है भूखमरी की समस्या है, आश्रय का ना होना, या उन्हें स्वच्छ जल की प्राप्ति नहीं हो पाती, उन्हें जो है आवास की प्राप्ति नहीं हो पाती, या सफाई सुविधाओं का उनके पास अभाव है, या कोई उनकी जो है सहायता जो नहीं कर पा रहे हैं लोग, या रोजगार की कमी है। तो ये जो निर्धनता है एक बहुत ही विस्तृत संदर्भ में जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, और इसे जो है बहुआयामी जो है संदर्भ देने की कोशिश की गई है कि केवल जो है स्वास्थ्य अगर अच्छा ना हो तो उसे निर्धन नहीं कह सकते हैं। ये जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी संदर्भों का जो समावेश होता है वो निर्धनता के अंतर्गत होता है। ठीक है, और महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कहा है कि भारत सही अर्थ में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ पर सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। ठीक है, तो उन्होंने भी जो है बहुआयामी तथ्यों को इसमें समाहित करने की कोशिश की है। अब देखें कि ये जो है निर्धनता, ये सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि की नज़र में कैसे देखी जाती है। तो उन्होंने भी यही बात कही है कि जो अगर व्यक्ति निरक्षर है, उनमें कुपोषण की जो है कमी है, कुपोषण है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी जो है कमज़ोर है, स्वास्थ्य सेवा जो है वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार में जो है उनके पास अवसरों की कमी है, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक जो है उनकी पहुँच नहीं है, तो वो जो है निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। अब देखा जाए तो निर्धनता जो है इसे और भी दो तरीक़ों से जो है इनको बताने की कोशिश की गई है। एक है आपका सामाजिक अपवर्जन। ये क्या होता है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको माना जाता है कि भविष्य में वो निर्धनता के जो है समीप हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इन पर जो है निर्धनता का खतरा मंडराता रहता है और ये उन सुविधा, लाभ और अवसरों से जो है अपवर्जित हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ज़िंदगी की, वो इन चीज़ों को जो है पा नहीं पाते हैं, जैसे कि घर, खाना और वस्त्र, और आजकल जो है शिक्षा भी जो है एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में हो गई है। तो इन सब चीज़ों की जो कमी होती है वो भविष्य में इन पर जो है मंडराता रहता है। दूसरी भावना जो होती है असुरक्षा की, ये क्या होता है, ये दो अर्थों में होता है। एक तो हो सकता है कि मान लें कि संपत्तियां नहीं हैं, ठीक है, एसेट्स नहीं है हमारे पास, शिक्षा यानी कि जो है एजुकेशन हमारे पास नहीं है, हेल्थ ना है, और जो है रोजगार के अवसर की भी कमी है। तो ये एक परिप्रेक्ष्य में जो है असुरक्षा की भावना होती है। दूसरा परिप्रेक्ष्य यह हो सकता है कि मान लें कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और उससे बचने के लिए जो है हमारे पास संसाधनों का अभाव है, तो वो भी एक तरह से असुरक्षा की भावना को बताता है, जिसमें कि बाढ़ आ सकता, सूखा आ सकता, भूकंप आ सकता, और वहीं सुनामी की भी ये आशंका बनी रहती है। ठीक है, अब जो है निर्धनता हम मापते हैं या निर्धनता के बारे में बताते हैं तो हम इसके लिए एक पैमाना भी निश्चित करते हैं। तो जो भारत सरकार है उन्होंने निर्धनता के लिए, या कौन निर्धन है या कौन निर्धन रेखा के अंतर्गत नहीं है, इसके लिए जो है एक टर्म बताया है, निर्धनता रेखा, जिसे हम लोग पॉवर्टी लाइन के रूप में जानते हैं। अब पॉवर्टी लाइन क्या होता है कि जो कोई भी आय या उपभोग, ठीक है, जिन इनको दो संदर्भों में, या तो इसमें जो है आपकी आय हो सकती है या उपभोग स्तर जो होता है उसमें अगर न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, यानी कि आप मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति करने में भी सक्षम ना हो पाएँ, तो वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, निर्धनता रेखा के नीचे। और अगर इस रेखा को आपने पार करके, अतिक्रमण करके जो है अपर लेवल में जो है निर्धनता रेखा के ऊपर में चले गए, तो उसे आपको अबव पॉवर्टी लाइन के रूप में जो है बताया जाता है। ठीक है, इसी संदर्भ में बहुत सारे जो है कमीशन वगैरह जो है गठन किए गए और उसके संदर्भ में बातें की गई। अब देखते हैं हम कि ये जो है खाद्य आवश्यकता, या जो खाने की जो चीज़ें होती हैं, कपड़े, जूते, ईंधन या प्रकाश, शैक्षिक और जो चिकित्सीय आवश्यकताएं होती हैं, इन सब पर जो है निर्धारण किया जाता है कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। इस संदर्भ में दो बातें कही जाती है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जो है महंगाई का स्तर भी अलग अलग होता है, तो उसी संदर्भ में जो है और इनके काम करने के तरीके में भी जो है अंतर होता है। इसीलिए जो है जो कैलोरी, मतलब जो हम खाते हैं ऊर्जा के रूप में, उसके उपभोग की स्तर को बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोग जो हैं श्रम करते हैं, तो यहाँ पर 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से अगर वो पाते हैं तो वो गरीब नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और बात कही गई है कि 816 रुपये प्रति माह यदि आपकी इनकम है
तो ये तो भी जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत आप नहीं आते हैं, ठीक है। वहीं नगरीय क्षेत्र में जो है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बताई गई है। वहीं 1000 रुपये प्रति माह, चूँकि जो है यहाँ पर महंगाई अधिक होती है, इसीलिए ये जो है ग्रामीण क्षेत्र से अधिक बताया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है निर्धनता को निरूपित करने के लिए जो है भारत सरकार प्रयोग में लाती है। हालांकि अब जो है नीति आयोग द्वारा MPI यानी मल्टी पावर्टी इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है, तो सभी इस बात से अवगत ही होंगे। अब देखते हैं कि ये जो निर्धनता है इससे असुरक्षित समूह कौन सा है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार होते हैं, या जो नगरीय अनियत मजदूर परिवार होते हैं, जिनकी जो है आय के मतलब साधन जो होते हैं आज हैं, कल उन्हें जो है जो मजदूरी के लिए मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से जो है असुरक्षित समूह के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें कि क्या सभी जो भारत में राज्य हैं सभी एक समान से गरीबी से जो है ग्रसित हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी राज्यों में भी जो है पर्याप्त अंतर हमें देखने को मिलता है। यदि हम बात करें 2011-12 में, तो भारत में जो है निर्धनता का अनुपात 22% था। वहीं अगर हम बात करें राज्यों के संदर्भ में, तो सर्वाधिक गरीब प्रदेश के अंतर्गत 2 राज्य जो हैं बहुत अधिक गरीबी के रूप में जो है बताए गए, जिनमें कि बिहार 33.7%, वहीं ओडिशा जो है 32.6% के साथ जो है सर्वाधिक गरीब प्रदेशों में शुमार रहा। वहीं निर्धनता में जो सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है वो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हमें देखने को मिला है। यदि बात करें हम कि मानव संसाधन जो ये गिरावट क्यों हुई इन राज्यों में, तो हम पाते हैं कि केरल में जो है मानव संसाधन पर बहुत अधिक जो है ध्यान दिया गया। पंजाब और हरियाणा के राज्य के संदर्भ में हम जानते हैं कि हरित क्रांति की जो है सर्वप्रथम जो शुरुआत है वो इन्हीं राज्यों में हुई, और यहाँ पर जो है राज्य में उच्च कृषि दर होने से जो है गरीबी में कमी आई है। वहीं पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि भारत में 1950 के दशक में लगभग जो है भूमि सुधार की प्रक्रिया को जो है लाया गया, जिससे कि हमें ज्ञात होता है कि गरीबी में इसमें कमी देखने को मिली है, ठीक है। वहीं अगला जो है हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में देखें, तो यहाँ पर जो है सार्वजनिक वितरण सुधार, यानी जो मतलब जिस तरह से सभी लोगों को अन्न की उपलब्धता कराई जाती है वो सब लोगों को मिली, तो इस वजह से जो है कुपोषण में कमी और लोगों की खाद्य उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित हो पाई, तो इससे सबसे अधिक जो है लोग लाभान्वित हुए। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य में अगर हम देखें तो पाते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार लगभग $1.9 से जो भी अधिक कमाते हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर शामिल होते हैं। वहीं अगर इनसे कम कमाते हैं तो जो होता है वो गरीबी की श्रेणी में आते हैं। 1990 में जो है 36% के साथ जो है वैश्विक पटल पर गरीबी देखी गई। वहीं 2015 में यह जो है 10% मापी गई। चीन की बात करें तो 1981 में 83% से कमी होकर 2008 में 14.7%, वहीं 2015 में 0.7% गरीबी का मापन किया गया। दक्षिण एशिया की बात करें जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश ये सभी जो देश आते हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2005 ईस्वी में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% गरीबी रह गई है। सब सहारा अफ्रीका जो 2005 ईस्वी में 51% से गिरकर 2015 में 41% रह गई। तो यहाँ पर जो है गरीबी अभी भी बहुत अधिक है, और जिसे जो है इसका लेखा जोखा करने के लिए जो है सरकार और भी वहाँ पर बहुत से NGOs वगैरह जो हैं चलते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो है ये ग्रीन कलर में सब सहारा को दिखाया गया है कि अभी भी जो है लोग बहुत ही ज़्यादा जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि जो चीन वगैरह है या जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उन सब में गरीबी में कमी आई है। पूर्व एशिया जो है ये ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, तो यहाँ भी गरीबी में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी जो है स्थिति में सुधार होने की ज़रूरत है। क्षेत्र के अनुसार अगर निर्धनों की संख्या देखें तो यहाँ पर जो है सब सहारा, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, पूर्व एशिया और चीन वगैरह क्षेत्र को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ देखें जो असुरक्षित समूह है भारत में निर्धनता के परिप्रेक्ष्य में जो बात की गई है, तो इसमें अनुसूचित जाति जो है 43% जो है जनजाति तो यहाँ पे सबसे अधिक जो असुरक्षित समूह के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम देखें जो अनुसूचित जाति हैं ये 29%, भारतीय निर्धनता अनुपात का जो औसत है वो 22%, और 34 जो है अनियत कृषि श्रमिक हैं वो सभी हैं। और यदि हम बात करें कि 1993-94 में जो है ग्रामीण शहरी का जो अनुपात है प्रतिशत में, और जो निर्धनों की संख्या है वो देखने को मिल रही है कि ग्रामीण 507 थी, वहीं 2011 में ये 26 और शहरी क्षेत्र में 14%, और अगर टोटल देखें तो 22% देखने को मिलती है। वहीं संख्या के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 217 करोड़ जो है निर्धन की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में, 53 करोड़ जो है ये शहरी क्षेत्र में, और संयुक्त रूप से 270, जिसकी हमने पहले ही चर्चा करी थी, ठीक है। तो ये सभी जो है चीज़ें इसमें हैं।
अगला है हमारा कि निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, जो निर्धनता का कारण हो सकता है वही निर्धनता का प्रभाव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि सरकार की जो औपनिवेशिक नीतियाँ थी, जो ब्रिटिश राज्य जब हम पर था, तो उस समय की नीतियों का प्रभाव जो है स्वतंत्रता के बाद भी परिलक्षित होता रहा। 1981 के आसपास जो है जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर हुई, जन्म दर जो है बहुत अधिक बढ़ गया और मृत्यु दर में जो है कमी देखने को मिली, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो गई। और उस परिप्रेक्ष्य में जो है रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाने से जो है निर्धनता में वृद्धि हुई। वहीं हरित क्रांति का अगर हम देखें प्रभाव, तो चुनिंदा क्षेत्रों पर ये प्रभाव जो है अधिक दृष्टिगोचर हुआ। यदि हम बात करें बिहार, उत्तर पूर्व जो राज्य हैं हमारे, उन सब जगहों पर जो है उस प्रकार से जो है हरित क्रांति का प्रभाव नहीं देखने को मिला। आय की असमानता जो है ये बहुत ही जो है एक कारण के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि भूमि और अन्य संसाधन का असमान वितरण होता है, ठीक है। और ये असमान वितरण जो है हम लोगों ने देखा कि ज़मीन अगर किसी के पास कम है या नहीं है, तो वो क्या है, बेरोजगारी की श्रेणी में या असुरक्षित श्रेणी में जो है ज़्यादा जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। यदि अगर जो है आय ही कम होगी, तो आय यदि कम होगी और तो बचत भी कम होगी, ठीक है, बचत भी कम होगी और लेकिन खर्च की तो कमी नहीं होगी, क्योंकि खर्च तो जो मूलभूत आवश्यकता होगी उसके लिए होगी। तो कर्ज वगैरह, ऋण वगैरह लोग लेते हैं, तो इस ऋणग्रस्तता से भी लोग जो हैं गरीबी की दलदल में फंस जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भारत में सामाजिक दायित्व और जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो भी इस तरह से क्रियाकलाप होते हैं, तो उसमें भी खर्च में वृद्धि होती है, ठीक है। कोई भी वर्ग हो, उन सब जो है रिचुअल्स को निभाने पड़ते हैं, तो इससे भी जो है निर्धनता में वृद्धि होती है। यदि हम बात करें कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो हम पाते हैं कि 2 स्तरों पर काम हो रहा है। एक तो आर्थिक समृद्धि की प्रोत्साहन की बात हो रही है, वहीं लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। कि इसके लिए जैसे हम देखें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के तहत 100 दिन की जो है गारंटी दी गई है कि यदि परिवार उस तरह से जो है बेरोजगारी में जी रहा है, तो परिवार के किसी भी व्यक्ति को 100 दिन की जो है एक रोजगार दी जाएगी, ठीक है। ये ऐसा है। और इसके अतिरिक्त जो है महिलाओं को भी 1/3 जो है रोजगार इसमें आरक्षित की गई है। और दूसरा जो है हमारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, इसके तहत जो है सरकार यदि कोई आवेदक इसमें आवेदन करता है तो 15 दिन के अंदर उनको रोजगार उपलब्ध होगा, नहीं तो क्या होगा कि उनको बेरोजगारी भत्ता सरकार स्वयं देगी, ठीक है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना जो है ये 2004 में सबसे पिछड़े जो 150 जिले थे उनमें यह लागू किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में आई थी और इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी छोटे शहर में शिक्षित बेरोजगार युवा थे उनको स्वरोजगार के अवसर देना, कि वो स्वयं से जो है अपना रोजगार उत्पन्न कर पाएँ, सृजित कर पाएँ। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है 1995 में शुरू किया गया था और इसका जो है ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहर जो भी थे उनमें स्वरोजगार जो है सृजन करना इसका भी लक्ष्य था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्षीय योजना, ये 5FY उसी के बारे में बात किया है, पंचवर्षीय योजना के, तो इसमें 25 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 ईस्वी में आया था और इसमें जो है स्वयं सहायता यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे SHG हम लोग कहते हैं, इसमें संगठित करके जो है सूक्ष्म ऋण प्रणाली के माध्यम से जो है रोजगारों को सृजन करना और लोगों को जो है कार्य उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। वहीं बात करें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की, तो ये 2000 ईस्वी में जो है आया था और इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, जो बेसिक अमेनिटीज़ होती हैं उन सब की पूर्ति जो है इसमें की जानी थी, ताकि जो है लोग इन सब चीज़ों से वंचित ना हो पाएँ। अंत्योदय अन्न योजना क्या है, तो ये 2000 ईस्वी में आई थी और ये जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो भी सरकार के द्वारा 2 रुपये गेहूँ और ऐसे जो दिया जाता है ना, उन सब से जो है लोगों को खाद्य उपलब्धता उनकी सुनिश्चित की जाए। तो ये सभी चीज़ें इसमें हैं। और इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो भविष्य में जो आने वाली चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि अभी के संदर्भ में देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सभी एक मेजर कंसर्न के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है, जिससे आने वाले समय में हम लोग और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे क्लाइमेट के अफेक्ट से, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।